नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने होम मिनिस्ट्री को एक 23-24 पन्नों की रिपोर्ट भेजी 3 जून 2014। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एनजीओज कैसे काम करते हैं, कैसे विदेशी फंडिंग होती है, कैसे साजिश रची जाती है और कैसे इसे अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन अफसोस यह रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ पाई। आज एनएमएफ न्यूज आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएगा, उसमें क्या लिखा था, आईबी ने होम मिनिस्ट्री को क्या जानकारी दी थी, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2014 की रिपोर्ट 2026 में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कुछ ऐसे खुलासे आज होंगे जो यकीन मानिए, मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, आज से पहले आपके सामने नहीं आए होंगे, बहुत डिटेल में। क्योंकि रिपोर्ट का एक एक शब्द, एक एक पन्ना पंकज प्रसून ने पढ़ा है, बाकी की जानकारी वो देंगे। पंकज जी, रिपोर्ट 2014 की है, डिस्कशन 2026 में क्यों? पहला सवाल तो लोगों का यही होगा, और फिर मोटे मोटे तौर पर बताइएगा कि इस रिपोर्ट में है क्या। जब भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट उनके टेबल पे रखी गई। नृपेंद्र मिश्रा थे उस वक्त उनके प्रधान सचिव, और बड़े डिटेल्स में मोदी जी ने वो रिपोर्ट पढ़ी। और जिस बात को उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, हूबहू धीरे 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 2026 तक वही हुआ है, डेट बाय डेट, पॉइंट बाय पॉइंट। और जब कॉकरोच आंदोलन जब आज समाप्त हो गया तो हमारे पास एक समय है कि हम इत्मीनान से सारी चीजों को गौर से देखें। मेरे पास 23 पन्नों की वो पूरी रिपोर्ट है, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भेजी है, होम मिनिस्टर को भेजी थी, होम मिनिस्ट्री से यह फॉरवर्ड हुआ प्रधानमंत्री के पास। बहुत सारे मीडिया में कई तरह की चर्चा थी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं एनजीओ, कन्वर्जन कराते हैं एनजीओ, ह्यूमन राइट्स के नाम पे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं एनजीओ। ये सब बातें हमने सुन रखी है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? फैक्ट्स किधर है? फैक्ट्स आज मैं लेके जो आया हूं वो फैक्ट्स लेके आया हूं, प्रूफ लेके आया हूं, विथ अमाउंट, कितना पैसा गया है किस एनजीओ को, कौन कौन से लोग कब कब मिले हैं, कहां कहां मिले हैं, क्या क्या काम किया है। ये पूरे 23 पन्नों की रिपोर्ट में बहुत अच्छी रिपोर्ट है वो। अब मैं बिना किसी समय बर्बाद किए पहला धमाका करता हूं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर बम नहीं, बिजली बनाने वाली भी न्यूक्लियर, इसको पूरी तरह सबोटाज करने के लिए एक प्लान बनाया गया 2011 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 1, यह कहता है कि तमिलनाडु में रूस के सहयोग से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। हुआ यह कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने फंड किया एक व्यक्ति को जिसका नाम था एसपी उदय कुमार, और सिर्फ उसको फंड ही नहीं किया, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबका नक्शा दिया, सबका अंदर का डिजाइन दिया। इसके साथ ही उन्होंने 50 ऐसे इंडियंस के नाम दिए जो न्यूक्लियर एक्टिविज्म में शामिल हो सकते हैं इसके साथ। और फिर एक आंदोलन शुरू हुआ तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और प्लान यह था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कराएं, दूसरा बंद कराएं, भारत के पूरे न्यूक्लियर एक्टिविटीज को सबोटाज कर दें, बिना युद्ध लड़े, बिना एक रॉकेट मारे हुए सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद कर दें। और वो रिपोर्ट कहती है कि एनजीओ एक्टिविज्म के द्वारा टू टेक डाउन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये तो पहला पॉइंट है, सिर्फ ये तो न्यूक्लियर के लिए था, ये सबोटाज करने के लिए ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया है एसपी उदय कुमार को। अब चौथा पॉइंट इस पे आ जाइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की। न्यूक्लियर खत्म, अब आते हैं कोयला पर। क्या आपको पता है कि 2013 से लेकर नरेंद्र मोदी के पास जब तक यह रिपोर्ट पहुंची, एक साल में 455
प्रोपोज्ड सीएपीएफ मतलब कि जो प्रपोज माइंस थे वो, और जो काम कर रहे थे माइंस वो 999, सबके बारे में निगेटिव रिपोर्ट अखबारों में छप चुकी थी। अलग अलग तरह की निगेटिव रिपोर्ट कि जितना एरिया है उससे ज्यादा खदान कर रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं मजदूर मर गए। पता है, पूरा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बनाया गया था कि भारत का जो कोयला है कैसे लोगों के लिए जानलेवा है। ये नहीं पता। तो न्यूक्लियर खत्म किया, कोयले का उत्पादन खत्म किया, ऊर्जा की लड़ाई है। सारा जो लड़ाई है ना पूरी दुनिया में, वो कच्चा तेल हम कह रहे हैं, पेट्रोलियम कर रहे हैं, ये सब ठीक है। असली लड़ाई ये है कि आपकी ऊर्जा को वो सीमित कर देंगे, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, आप अपने आप लकवाग्रस्त राष्ट्र होकर रह जाओगे। और पता है इसके लिए कौन काम कर रहा था? अमेरिका के 2 एनजीओ हैं, पहला नाम है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है ग्रीन पीस। बाहर से कर रहा था कि भारत में भी एक्टिव था? नहीं, अमेरिका का ये एनजीओ है जो कि प्रॉपर फंडिंग दे रही थी यहां के कोल माइंस के खिलाफ एक्टिविज्म करने के लिए। 30,000 मेगावाट का नुकसान हुआ है भारत को 1 साल के अंदर इनके। और ये कहता है कि ये जैसे अब अलग अलग नाम दिया है कि मध्य प्रदेश में क्या किया, तो महाराष्ट्र में क्या किया, सुंदरगढ़ उड़ीसा में किया, और कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया। कितने कोल माइंस को इन्होंने बंद कराया, पूरी की पूरी लिस्ट है उस वक्त। एनजीओ वो कर सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि फंड लेके सिर्फ धर्म परिवर्तन ही करा सकता है। अब 5वां पॉइंट आ जाइए, उसमें ये कह रहे हैं कि एंटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये एक्टिविज्म किया है एनजीओ ने जेनेटिक्स सीड लाने के लिए। अमेरिका में देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो क्या करती है ना कि मॉडिफाइड सीड्स पैदा करती है, ये करती है, जो कि आपके यहां जो लोकल है, जो कि यहां के एनवायरमेंट के अनुसार है, उस सबको खत्म करके अमेरिका वाला बीज यहां पे लगाओ। और उस वक्त बहुत बवाल हुआ था। ये जो बताया गया है इस रिपोर्ट में, मैं जल्दी जल्दी करता हूं, बोर हो जाएंगे फिर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि यूके बेस्ड है, एक्शन एड और सर्वाइवल इंटरनेशनल, ये यूरोपियन एनजीओ हैं जिन्होंने, और भारत के 6 एनजीओ के साथ और 5 इंडियंस के साथ, उसमें अपने हर्षमंदर साहब का भी नाम है जो इंडियन थे उसमें। ये हर्षमंदर वही है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन करने आया था। हाँ, वो सब है। एक कहा कि पॉस्को और वेदांता 2 मेगा प्रोजेक्ट्स थे, दोनों को बंद करवा दिया। ये कहते हुए ये रिपोर्ट 2014 में आ गई थी, 26 चल रहा है। तब एनजीओस क्या कर रहे थे और अब एनजीओस क्या कर रहे हैं, फर्क क्या है? आज भी यही सब हो रहा है, वही और बड़े पैमाने पर हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एफसीआरए बिल, ये पता है जो लाया है, जिसका इतना हवा है, वो सिर्फ एक अंग पे वार है, सिर्फ सुई चुभ हुई है एनजीओ नाम के राक्षस पर। अभी इनका पूरा एक्टिविज्म जब सुनिएगा ना, तो इसी रिपोर्ट के पहले पन्ने का पहला पॉइंट क्या है पता है? कि भारत के जीडीपी को 3% कम कर देते हैं ये अपनी एक्टिविटी से, 2 से 3% कम कर देते हैं। अगर आज 6% की रफ्तार से भारत बढ़ रहा है, तो ये एनजीओ न होते तो 9% की रफ्तार से बढ़ता। ये आईबी की रिपोर्ट कह रही है, पहले पन्ने का पहला पॉइंट। लेकिन एक्टिविज्म और एजेंडे को अलग अलग कैसे किया जाएगा? अगर कोई आवाज उठा रहा है तो हम समझेंगे वो एक्टिविज्म कर रहा है, अब वो फैला रहा है एजेंडा। क्योंकि अगर एफसीआरए बिल आ रहा है या उसमें एनजीओस बंद होंगे, वो पारदर्शिता आएगी कि फंडिंग कहां से आ रही है, कैसे यूज हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट्स पर भी लगाम लगेगी। एक्टिविज्म अगर आप अपने देश के लोगों के लिए करते हो, स्वतः करते हो, दिल से करते हो, तो एक्टिविज्म है। विदेश से पैसे लेकर अगर आप इस तरह का हंगामा करते हो तो वो सबोटाज है। धुरंधर सिर्फ ऐसा नहीं होती कि कराची में जाकर धुरंधर सिर्फ गोलियां ही चलाते हैं। कई धुरंधर ऐसे होते हैं जो आपके सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, आपके देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और ये दीमक हैं। स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत तरह की बातें हैं। यूरेनियम माइंस को बंद कराना आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय में,
मेरे झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस है। यहां क्या कहा पता है, अखबारों में पैसे देकर यह छपवाएं कि यूरेनियम निकालने से लोग अपाहिज हो जा रहे हैं, महिलाओं का गर्भ गिर रहा है, लोग वहां पे खड़े हुए और बंद करा दिया। अपने देश में यूरेनियम की जरूरत थी, अमेरिका को मिसाइल मारने की क्या जरूरत है भाई? यूरेनियम ही नहीं निकालने देंगे, बनाएगा ही नहीं बम, तो ये या ऊर्जा पैदा ही नहीं। तो इस तरीके से तो ये जो एक्टिविज्म हमने जंतर मंतर पर देखा, हम इसे माने कि ये देश के छात्रों की आवाज थी, या फिर ये भी एक्टिविज्म बाहर से हो रहा था? क्योंकि मैंने जैसे कि कहा और रिपोर्ट्स भी आई कि भैया हर्ष मंदर का भी नाम इसमें सामने था। अब दो लोगों को जोड़ेंगे, एक अभिजीत दीपके को जोड़ें, वो भी बाहर से आया हुआ, या फिर आम छात्रों को देखें तो वो तो अपने ही है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मैं एक लाइन में आपको बताऊं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जो भी जंतर मंतर का स्टेज था, उस पे एक नीट स्टूडेंट का नाम बता दीजिए। उस स्टेज पे कौन सा? ना नीट स्टूडेंट, अभिजीत, ना उनके पेरेंट्स, कोई नहीं। कोई नहीं। अभिजीत दीपके डायरेक्ट बॉस्टन से आया है। आपने भारत के आजादी के बाद के इतिहास में कब सुना है कि कोई क्रांतिकारी सीधे बॉस्टन से लैंड कर रहा है? कभी सुना है ऐसा? जयप्रकाश नारायण आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, कुछ भी आपने सुना है कि सीधे बॉस्टन से आके यहां पे हीरो बन रहा है? नहीं सुना है ना? अच्छा, इससे पहले कभी सुना है कि एक सौरभ दास नॉर्वे गया और वहां वो हेनलिंग से मुलाकात किया और वो जो एंटी रेजिस्टेंस फोर्स ये सब किया और वो आकर यहां के नीट स्टूडेंट के हीरो बना? न तो उसका न उसके परिवार में कोई नीट दे रहा है। उसके परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार भी नीट नहीं दे रहा है। वेयर आर नीट स्टूडेंट्स? कहां हैं वो? तो एग्जाम मैं तो सिलेक्ट हो गए हैं, जश्न मना रहे थे कुछ वक्त पहले। मैं पूरी बनाकर रखे हुए थे। ये 37 दिन के पूरे प्रोटेस्ट में मैं वीडियो सोशल मीडिया पर ढूंढता रहा कि कोई तो ऐसा बच्चा मिलेगा जो कहा कि मैंने इस साल नीट दिया है और मेरे साथ बेईमानी हुई। पूरे जंतर मंतर पे एक वीडियो आप दिखा दीजिए, मुझे नहीं दिखा। अगर आपको दिखा है कि जो कह रहा है कि हां मैंने इस साल की नीट दी है और पेपर हुआ तो मेरा ये नुकसान हुआ। इंस्टाग्राम बनाने वाले हैं, वहां पे ये दिख रहा है, लिफ्ट है, जेएनयू है, एनजीओ वाले हैं, बॉस्टन रिटर्न है, नॉर्वे रिटर्न है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब हैं। नीट स्टूडेंट का वीडियो किधर है? स्टेज पे ना तो नीट स्टूडेंट ना तो उसका पेरेंट्स, क्यों नहीं? कभी सोचा इस बात को? अब मैं जो खौफनाक खुलासा कर रहा हूं, खैर ये रिपोर्ट तो बहुत 23 पन्नों की है। मैं एक आखिरी बात आपको बताऊं, कल एक परसों एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी होम मिनिस्ट्री के पास, और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट यह कह रही थी कि अगर इस अनशन को नहीं खत्म कराया गया तो हिंसा फैलाने की इनकी योजना है। इन्होंने आह्वान किया है पूरे देश में हिंसा करने के लिए, और पटना में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, जहानाबाद में, पूरे बिहार में हिंसा हुई। प्रोटेस्ट खत्म होने के अनाउंस होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उसके 1.5 घंटे बाद जंतर मंतर पे हिंसा हुई। अगर ये नहीं वापस लेते तो प्लान क्या था पता है? कि 2-4 को छात्र के नाम पे सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह करवाकर पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। यह खतरनाक बात है। आपको पता है कल दोपहर में क्या हुआ था? जब तक यह समझौता नहीं हो रहा था, होम मिनिस्ट्री ने 1500 सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को हेलीकॉप्टर से बुलाकर सबको दिल्ली बुलाया था। टोटल जो कल जवानों की तैनाती थी दिल्ली में 15,000 थी, आपको पता है? यह हुआ था कल। बचा लिया, एक आदमी की कुर्बानी देकर बचा लिया देश को। नहीं तो कल जितने आज लोग दुखी हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, वो आज ये कह रहे होते कि चारों तरफ आग लगी हुई है, सरकार ने क्या किया। बिल्कुल। खैर वो रिपोर्ट अगर किसी को इंटरेस्ट है, बहुत डेप्थ में है वो, जिसमें 10 पॉइंट पूरा मैप है, न्यूक्लियर मैप है, उसमें कौन कौन से एजेंसी हैं, किस किस मुद्दे पर किया है, बराबर दिखा रहे हैं ताकि दर्शक आपकी बात भी सुन सकें और देख भी सकें। और वो सब कुछ आदिवासी इलाकों में क्या कहा, डाटा पूरा है उसमें। हेडक्वार्टर है, ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में था, वो रेगुलरली रिसीव्ड फंड फ्रॉम फॉरेन एक्सपर्ट, तो 3,000 करोड़, इतने $3,000 इस दिन आए, 4,000, मतलब पूरा उसका लिस्ट है इस रिपोर्ट में। वो 542 इंडियंस
इन्वॉल्व थे सिर्फ आपके माइनिंग प्रोजेक्ट्स को ये करने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड को सबोटाज करने के लिए 11.1 मिलियन हेक्टेयर्स में की योजना थी, जिसमें से 8.6 मिलियन हेक्टेयर्स को इन्होंने बर्बाद कर दिया। 6 एनजीओ जो कि उसमें सबका नाम दिया हुआ है, एक कोई नवधन्या है, कंसल्टेंट है, ग्रीन पीस ऑस्ट्रेलिया है, सुमन सहाय कोई है चलाते हैं, जीन कैंपेन है, उनका नाम दिया हुआ है, अरुणा रोड्रिगेज है, मतलब पूरे एनजीओ के नाम, उनके लोगों के नाम पूरा वो रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं विद फैक्ट्स। उन्होंने मतलब ये पूरा पढ़िएगा तो दिमाग घूम जाएगा, वो पूरा ये रिपोर्ट है। ठीक है, पहली बार किसी टेलीविजन कैमरे पे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो रिपोर्ट देख रहे हैं जो कि एनजीओ के बारे में है। आज तक किसी ने ये रिपोर्ट दिखाई नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है वो आपने समझा दिया है। कितने खतरनाक एनजीओज हो सकते हैं जो बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, कहां कहां उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।